नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में विज्ञान के टॉप 250 प्रश्नों को लिया गया है। ये प्रश्न हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम जल्दी जल्दी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ज़्यादा टाइम भी खराब न हो। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में वह तत्व जो जंतु कोशिका के बाहर अधिकता से पाया जाता है, तो जंतु कोशिका के बाहर सबसे अधिकता से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है, जर्म प्लाज्म मत किसने दिया था? तो जर्म प्लाज्म मत हर्टविग ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, काइजमेटा दिखाई देने लगते हैं। काइजमेटा किस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं? कोशिका विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में अनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली होती है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, जीन विनिमय होता है। तो जीन विनिमय किस में होता है या किस अवस्था पर होता है? 4 स्ट्रैंड अवस्था पर होता है। उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर होता है। 8 नंबर प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पेकाइटिन या डिप्लोटीन अवस्था में होता है। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लाइसोसोम का मुख्य कार्य है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन व बहिकोशिकीय पाचन का काम करता है। 10 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम की क्रिया शटल है? तो राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण करने का काम है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, केंद्रिका में क्या बनता है? तो केंद्रिका में आरएनए बनता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, आरईआर खुरदरी होती है क्योंकि उपस्थित होते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम के छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण आरईआर खुरदरी होती है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, 80S राइबोसोम की बड़ी इकाई है। तो जो राइबोसोम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 17S और 80S। 80S जो राइबोसोम होता है उसकी 2 उप इकाइयां होती है। बड़ी होती है वो 60S की और छोटी जो होती है वो 40S की होती है। तो 80S जो राइबोसोम होता है उसकी 2 इकाइयां होती है, बड़ी 60S की और छोटी 40S की। तो हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, एल आकृति के गुणसूत्र कहलाते हैं। तो एल आकृति के गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? सब मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है, समजात गुणसूत्र में प्रतिकर्षण में होता है। तो समजात गुणसूत्र में प्रतिकर्षण से क्या होता है? डाइकाइनेसिस होता है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न प्रकार का राइबोसोम होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकेरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो केवल 17S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक के अंदर 17S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? पूर्वावस्था फर्स्ट होती है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसका वो क्या होता है? नगन होता है, वर्ताकार होता है और द्विकुंडलित होता है। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, मियोसिस नहीं होता। तो मियोसिस किस में नहीं होता? प्रोहेसिस में नहीं होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो गुणसूत्र की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की थी। उसके बाद में
स्ट्रासबर्गर ने 1778 के अंदर इसकी खोज की थी और उसके बाद में 1888 के अंदर बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का नाम गुणसूत्र दिया था। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सेंट्रोमियर को निम्न भी कहते हैं। तो सेंट्रोमियर गुणसूत्र में पाई जाती है, उसको प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? श्वसन का काम करता है। 23 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम को निम्न भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र कौन सी अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसके बाद में 25 नंबर प्रश्न है, कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका की जिसने खोज की थी उसी ने कोशिका नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इसी ने इसका नाम दिया था। पोलीसोम किसका बना होता है? तो पोलीसोम कई राइबोसोम का बना होता है, जो राइबोसोम mRNA से संलग्न रहते हैं। उसके बाद में 27 नंबर प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या होती है। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान ही होती है, यानी जनक से जब पुत्री में जाती है तो गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित होती है। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर मध्य में स्थित होता है तो वह गुणसूत्र कैसा होगा? मेटासेंट्रिक होगा। 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक को माना जाता है। और 30 नंबर प्रश्न है, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। तो छोटा अंग किसे माना जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें लाइपोप्रोटीन झिल्ली नहीं पाई जाती? तो राइबोसोम में नहीं पाई जाती। 32 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जनक गुणसूत्र की क्या होती? आदि होती है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण का शतल है। तो प्रोटीन संश्लेषण करने का काम राइबोसोम करता है। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन यांत्रिक आलंबन तथा एंजाइम सेवन के लिए उत्तरदायी होता है? तो यांत्रिक आलंबन और एंजाइम सेवन के लिए अंतःद्रव्य जालिका EPR उत्तरदायी होती है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, कोशिका चक्र का सही क्रम है। तो कोशिका चक्र सबसे पहले G1 अवस्था आती है, उसके बाद में S अवस्था, उसके बाद में G2 अवस्था और उसके बाद में M अवस्था आती है। तो ये कोशिका चक्र का सही क्रम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई है तो कितनी होती है? 200 mm होती है। 37 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कोशिका देखी थी वास्तव में थी तो कैसी थी? सेल वाल थी। 38 नंबर प्रश्न है, जब गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई पर सिनाप्सिस पूर्ण हो जाती है तो वह अवस्था कहलाती है। वह अवस्था क्या कहलाती है? पेकाइटिन कहलाती है। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वाटसन एम क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA द्विकुंडलित मॉडल था। जो वाटसन एम क्रिक ने जो DNA प्रस्तुत किया था, जो DNA की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी, तो वह DNA कौन सा था? DNA का कौन सा प्रकार था? BDNA था। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण को कहा जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण को डिहाइड्रेशन संश्लेषण कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है हमारे पास, DNA की आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किसने पुष्टि की थी? तो DNA की, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, DNA की आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पुष्टि ग्रिफिथ ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, वर्ताकार में द्विकुंडलित DNA पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, DNA, यहाँ पे DNA है, DNA से संदेश वाहक RNA के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। DNA से संदेश वाहक RNA बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। द्विकुंडलित DNA का कार्यकारी प्रतिरूप सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो DNA का द्विकुंडलित प्रतिरूप सर्वप्रथम वाटसन एम क्रिक ने सुलझाया था। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक DNA में नहीं पाया जाता? तो यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न, DNA अणु की संरचना में
इसकी रीढ़ बनती है। तो डीएनए की जो रीढ़ बनती है किसके द्वारा बनती है? पेंटोज, शर्करा तथा फास्फेट से बनती है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे एडोप्टर अणु कहते हैं? तो एडोप्टर अणु टीआरएनए को कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है हमारे पास, डीएनए एवं आरएनए में पाए जाने वाला समान पदार्थ है। तो समान दोनों के अंदर जो पाया जाता है संयुक्त रूप से, वो कौन सा समूह है? फास्फेट समूह है। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आरएनए में एडेनिन चारक के साथ जुड़ा होता है। तो आरएनए में एडेनिन चारक के साथ यूरेसिल पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच कितने एच बंध पाए जाते हैं? तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। 51 नंबर प्रश्न है हमारे पास, डीएनए का द्विगुणन कब होता है? तो डीएनए का द्विगुणन सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में होता है। उसके बाद में हमारे पास 52 नंबर प्रश्न है, डीएनए के पुनर्योजन विधि में किसका उपयोग होता है? तो डीएनए के पुनर्योजन विधि में प्लाज्मिड का उपयोग होता है। जीन बनी होती है, तो जीन किसकी बनी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। उसके बाद में 54 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वह विधि जिसके द्वारा सूचनाएं डीएनए से आरएनए में पहुंचती है क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। 55 नंबर प्रश्न है, अनुलेखन में कौन सा एंजाइम सम्मिलित होता है? तो अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सम्मिलित होता है। उसके बाद में 56 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रोन को कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? केंद्रिका को कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका का प्रबंधन एवं मस्तिष्क केंद्र को कहा जाता है। उसके बाद में 59 नंबर प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका की भट्टी, कोशिका का ऊर्जा सतल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 60 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका का अंतःकंकाल से अंतःद्रव्य जालिका को कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? हरितलव को कहा जाता है। 62 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका का आत्मघाती या कोशिका का एटम बम किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, कोशिका का स्त्रावी अंग किसे कहा जाता है? तो कोशिका का स्त्रावी अंग गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। 65 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका के जीवित पदार्थ को किसने प्रोटोप्लाज्म कहा था? तो कोशिका के जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म पैसे प्रुकिंजे ने कहा था। उसके बाद में 66 नंबर प्रश्न है, डीएनए मूल रूप से किस में संग्रहित रहता है? तो डीएनए मूल रूप से क्रोमोटीन में संग्रहित रहता है। उसके बाद में 67 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस अवस्था में डीएनए दुगना हो जाता है? तो किस अवस्था में डीएनए दुगना हो जाता है? इंटरफेस अवस्था में डीएनए दुगना हो जाता है। उसके बाद में 68 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीव द्रव्य की भौतिक संरचना के लिए कौन सा सिद्धांत अधिक मान्य है? तो जीव द्रव्य की भौतिक संरचना के लिए कोलाइडी मत अधिक मान्य है। उसके बाद में हमारे पास 69 नंबर प्रश्न है, कोशिका की वह संरचना जो कोशिकांग ना होकर तंत्र के रूप में होती है, कौन सी संरचना है? गोल्जिकाए। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक से, कैसे, काइटिन की बनी होती है। उसके बाद में हमारे पास 71 नंबर प्रश्न है, ऑटोलाइसिस का संबंध किससे है? ऑटोलाइसिस का संबंध लाइसोसोम से होता है। उसके बाद में 72 नंबर प्रश्न है, किन कोशिकाओं में लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लाइसोसोम अधिक मात्रा में पाचक कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद में 73 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय श्वसन किस कोशिकांग में संपन्न होता है? तो प्रकाशीय कोशिकांग पैसे प्रोक्सिसोम में संपन्न होता है। उसके बाद में 74 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एनाबोलिज्म से संबंधित कोशिकांग है। तो एनाबोलिज्म से संबंधित कोशिकांग किसे कहा जाता है? हरितलव को माना जाता है। उसके बाद में 75 नंबर प्रश्न है, गोल्जिकाए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे माना जाता है? एटीपी को कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के लिए जो एंजाइम पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। 78 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बिना कोशिका विभाजन के
केंद्रक में डीएनए की मात्रा दोगुनी होना कहलाती है एंडोमाइटोसिस। उसके बाद में गोल्जी इकाई का निर्माण होता है, तो गोल्जी इकाई का निर्माण कहाँ पे होता है? अंतःद्रव्य जालिका में होता है। उसके बाद में 80 नंबर प्रश्न है, आरआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो आरआरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है। उसके बाद में 81 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका विभाजन की सबसे सक्रिय अवस्था होती है, तो कोशिका विभाजन की सबसे सक्रिय अवस्था इंटरफेज अवस्था होती है। उसके बाद में हमारे पास 82 नंबर प्रश्न है, माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। उसके बाद में हमारे पास 82 नंबर प्रश्न है, 83 नंबर प्रश्न है, माइटोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था होती है, तो माइटोसिस की सबसे लंबी जो अवस्था होती है कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। उसके बाद में हमारे पास 84 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन का निर्धारण होता है, तो कोशिका विभाजन का निर्धारण किस अवस्था में होता है? G1 अवस्था में होता है। उसके बाद में हमारे पास 85 नंबर प्रश्न है, गुलदस्ता अवस्था प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये अवस्था लेप्टोटीन अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में 86 नंबर प्रश्न है, चौष्ट परागकण बनाने के लिए कम से कम कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो चौष्ट के लिए 16 अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, क्रोमोसोम के जोड़ी किस अवस्था में बनते हैं? तो गुणसूत्र के जोड़े जो बनते हैं वो जाइगोटीन अवस्था में बनते हैं। उसके बाद में 88 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में उत्पन्न मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो अर्धसूत्री विभाजन से जो मानव कोशिका बनती है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद सबसे अधिक एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है जो पेशियों में पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म। 91 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका का बहुरूपीय अंग लाइसोसोम को कहा जाता है। 92 नंबर प्रश्न है हमारे पास, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है, तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण और गोल्जी इकाई का निर्माण अंतःद्रव्य जालिका में होता है। 93 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीसप्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 94 नंबर प्रश्न है हमारे पास, गोल्जी इकाई को सर्वप्रथम किसने देखा था? कैमिनो गोल्जी ने 1898 में। उसके बाद में 95 नंबर प्रश्न है, कोशिका की अर्धस्वायत्त कोशिकांग या कोशिका में उपस्थित कोशिका छोटी कोशिका किन्हें माना जाता है? हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। क्योंकि इनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। 96 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था 1897 में। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम करता है? तो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। उसके बाद में 100 नंबर प्रश्न है हमारे पास, केल्विन चक्र का शतल है, तो केल्विन चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। 101 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हरितलवक के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो हरितलवक के अंदर क्लोरोफिल ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। जो हरितलवक है उसको दो भागों में बांटा गया है, ग्रेना भाग जहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है और दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा जहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। 102 नंबर प्रश्न है, हरितलवक अवर्णक भाग क्या कहलाता है? तो हरितलवक का वह भाग जहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। उसके बाद में 193 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम का निर्माण होता है, तो राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरएनए व प्रोटीन के द्वारा होता है। 104 नंबर प्रश्न है, हरितलवक की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो हरितलवक की क्रियात्मक इकाई किसको माना जाता है? क्वांटमा सोम को। 105 नंबर प्रश्न है हमारे पास, गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो गुणसूत्र सिद्धांत स्टनेवावेरी ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 106 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं, जो न्यूक्लियोसोम है किसके बने होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए के बने होते हैं। उसके बाद में 107 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र की आकृति प्रदान करने वाली संरचना कहलाती है, तो गुणसूत्र की आकृति को प्रदान करने वाली संरचना सेंट्रोमियर कहलाती है। उसके बाद में 108 नंबर प्रश्न है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम की थी, तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। उसके बाद में 109 नंबर प्रश्न है, सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है, तो सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ग्लाइसिन होता है। 110 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का दूसरा नाम है, तो ग्लूकोज को ग्रेप शर्करा भी कहा जाता है। उसके बाद में 111 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम बोलते हैं जिनको लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं।
112 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसके द्वारा आयोडीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है? तो किसके द्वारा आयोडीन परीक्षण प्रदर्शित किया जाता है? स्टार्च के द्वारा। 113 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली शर्करा में सबसे मीठी शर्करा है? तो कौन सी सबसे मीठी होती है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा में? फ्रक्टोज। 114 नंबर प्रश्न है, मजा किसमें पूर्ण विकसित होता है? तो मजा एक बीजपत्री मूल में उपस्थित होता है। उसके बाद में 115 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। जैसे जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। उसके बाद में 116 नंबर प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है? पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। 117 नंबर प्रश्न है, भ्रूण कोश कहते हैं? तो भ्रूण कोश किसको कहा जाता है? मादा युग्म कोदबिद को कहा जाता है। 118 नंबर प्रश्न है हमारे पास, साइएन्थम पुष्प में मादा पुष्पों की संख्या होती है? तो साइएन्थम पुष्प होता है, उसमें मादा पुष्पों की संख्या 1 होती है। 119 नंबर प्रश्न है, मक्का का दाना है? तो मक्का का जो दाना होता है वो क्या होता है? फल होता है। 120 नंबर प्रश्न है हमारे पास, गेहूं का फल कहलाता है? तो गेहूं का फल क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। 121 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आम का खाने योग्य भाग होता है? तो आम का जो खाए जाने वाला भाग है वो मध्य फल भित्ति होती है। 122 नंबर प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो कौन से पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? साइकस में। उसके बाद में हमारे पास 123 नंबर प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग होता है? तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? थैलेमस या पुष्पासन खाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 124 नंबर प्रश्न है, किस कुल के सदस्यों में सामान्यतः रेशे प्राप्त होते हैं? तो किस कुल के सदस्यों से रेशे प्राप्त होते हैं? मालवेसी कुल के पादपों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। 125 नंबर है, साइएन्थम पुष्पक्रम पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? यूफोर्बिएसिया में पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 126 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व फेरोडोक्सिन का घटक होता है? तो कौन सा तत्व फेरोडोक्सिन का घटक होता है? तो Fe जो लोहा होता है वो फेरोडोक्सिन का घटक होता है। उसके बाद में 127 नंबर प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। उसके बाद में 128 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पौधों के ढांचे वाले तत्व हैं? तो पौधे के लिए मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे के ढांचे का निर्माण करते हैं। 129 नंबर प्रश्न है, ब्राउन हार्ट एक बीमारी है जिसकी किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से होती है। उसके बाद में हमारे पास 130 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो क्लोरोफिल को जलाने से मैग्नीशियम प्राप्त होता है। उसके बाद में 131 नंबर प्रश्न है, जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक है? तो जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए मैग्नीज आवश्यक है। उसके बाद में 132 नंबर है हमारे पास, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सा धातु तत्व चाहिए? तो क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सा धातु तत्व चाहिए? तो Fe और मैग्नीशियम आवश्यक होते हैं। उसके बाद में 133 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन में होता है? तो प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन में Cu होता है। उसके बाद में 134 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के समय जल से निकलती है। 135 नंबर प्रश्न है, हरित लवक स्थिर होते हैं? तो हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं। उसके बाद में 136 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटम सोम कहा जाता है। 137 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर सर्वप्रथम एक सरल शर्करा बनती है। 138 नंबर प्रश्न, एक बार केल्विन चक्कर चलने में जल के कितने अणु आवश्यक है? तो एक बार केल्विन चक्कर चलने में जल के 2 अणु आवश्यक है। 139 नंबर प्रश्न है, एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कितने केल्विन चक्कर आवश्यक होते हैं? तो एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए 6 केल्विन चक्कर आवश्यक है। उसके बाद में 140 नंबर प्रश्न है, केल्विन चक्कर
एवं H स्लेग चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद कितने कार्बन के होते हैं? तो केल्विन चक्र के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन युक्त होता है और H स्लेग चक्र में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन युक्त होता है। 141 नंबर प्रश्न है, कार्बन 3 चक्र में बनने वाला प्रथम 7 कार्बन वाला यौगिक है। तो प्रथम 7 कार्बन वाला यौगिक है SHDP। उसके बाद में हमारे पास 142 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्रथम ग्राही है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का प्रथम ग्राही किसे माना जाता है? राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट को माना जाता है। 143 नंबर प्रश्न है, केल्विन चक्र की खोज के दौरान किसका प्रयोग किया जाता है? तो केल्विन चक्र की खोज के दौरान क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 144 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का पता किसने लगाया था? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का रूवेन मैककोमेन ने पता लगाया था। 145 नंबर प्रश्न है, प्रकाश अवसन की खोज किसने की थी? डेकर व टीओ ने। 146 नंबर प्रश्न है हमारे पास, रेड ड्रॉप प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रेड ड्रॉप प्रभाव की खोज इमर्सन व लेविस ने की थी। उसके बाद में 147 नंबर प्रश्न है, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीमाकारी कारकों के सिद्धांत ब्लैकमैन ने दिया था। 148 नंबर प्रश्न है, हरिमाहीनता होने का कारण है। तो हरिमाहीनता मैग्नीशियम व Fe का अभाव होने से होती है। उसके बाद में 149 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। 150 नंबर प्रश्न है, साइटोक्रोम संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कोशिकीय अवशोषण से संबंधित है। 151 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। 152 नंबर प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में उभयनिष्ठ क्रिया है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में उभयनिष्ठ क्रिया किसे माना जाता है? ग्लाइकोलाइसिस को माना जाता है। 153 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन की खोज किसने की थी? तो अवायवीय श्वसन की खोज कोस्टिचेव ने की थी। 154 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 155 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम के एंजाइम किस पीएच पर क्रियाशील होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीएच 5 पर क्रियाशील होते हैं। 156 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र के अंत में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, 24 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। 157 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 36 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। 158 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन केटाबोलिक प्रकार की क्रिया है। 159 नंबर है, क्रेब्स चक्र का शटल कौन सा है? तो क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 160 नंबर प्रश्न है, कोशिका के श्वसन अंग है। तो पौधे के श्वसन अंग है, पत्तियों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में हमारे पास 161 नंबर प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन से प्राप्त होता है। जो अवायवीय श्वसन है उसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है जिसके द्वारा अल्कोहल व CO2 प्राप्त होती है। 162 नंबर प्रश्न है, कोशिका की सक्रियता के लिए तुरंत ऊर्जा स्रोत है। तो किसे माना जाता है? ग्लूकोज को माना जाता है। 163 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है? 686 केल्विन कैलोरी होती है, किलो केल्विन कैलोरी होती है। उसके बाद में हमारे पास 164 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। 165 नंबर प्रश्न है, एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किस में की गई थी? हिस्ट में की गई थी। उसके बाद में हमारे पास 166 नंबर प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहते हैं। तो एंजाइम के 2 भाग होते हैं, प्रोटीन वाला और अप्रोटीन वाला। तो प्रोटीन का जो भाग होता है एपो एंजाइम कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास डीएनए के विखंडन से कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है? तो डीएनए के विखंडन से जो हार्मोन प्राप्त होता है काइनेटिन हार्मोन होता है। उसके बाद में हमारे पास एंजाइम है। तो एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड है। उसके बाद एंजाइम नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते? विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 170 नंबर प्रश्न है, एंजाइम की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो एंजाइमों की सर्वाधिक सांद्रता माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए किस में उपस्थित होता है? केंद्रक
माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। 172 नंबर प्रश्न है, एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग होता है, तो एंजाइम के प्रोटीन रहित भागों को एंजाइम कहा जाता है। 173 नंबर प्रश्न है, एंजाइम आधारीय रूप में होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। उसके बाद में हमारे पास कोशिका में उपस्थित एंजाइम में से माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने % एंजाइम उपस्थित होते हैं, 4%। 175 नंबर प्रश्न, किस एंजाइम का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया गया, तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण यूरिएज एंजाइम का किया गया था। उसके बाद में हमारे पास 176 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सा एंजाइम खोजा गया था, तो सर्वप्रथम जाइमेज एंजाइम खोजा गया था। उसके बाद में 177 नंबर प्रश्न, न्यूमेटोफोर भाग लेते हैं, न्यूमेटोफोर किस में भाग लेते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं। 178 नंबर प्रश्न है, हार्मोन्स शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किया था, किसने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। उसके बाद में फलों को पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, इथाइलिन होता है। उसके बाद में 180 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने वाली सबसे उत्तरदायी गैस है, तो ग्रीन हाउस के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। 181 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना किसने की थी, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना टेंसले ने की थी। उसके बाद में हमारे पास 182 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, पारिस्थितिकी शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया, रिटर द्वारा। 183 नंबर प्रश्न है, संख्या के पिरामिड बताए थे, तो संख्या के पिरामिडों के बारे में किसने बताया था, चार्ल्स एल्टन ने बताया था। 184 नंबर प्रश्न है, संख्या के पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो संख्या के पिरामिड वृक्ष तंत्र में उल्टे होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 185 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह के जो पिरामिड होते हैं वो सीधे भी क्या होते हैं, सीधे होते हैं। 186 नंबर प्रश्न, अम्ल वर्षा का कारण है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, SO2 व NO2 के कारण होती है। उसके बाद में हमारे पास 187 नंबर प्रश्न है, टिटनेस में से उत्पन्न विष प्रभावित करता है, जो टिटनेस से उत्पन्न विष होता है वो किसको प्रभावित करता है, ऐच्छिक पेशियों को प्रभावित करता है। उसके बाद में हमारे पास 188 नंबर प्रश्न है, चिकन पॉक्स का कारण है, तो चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास रक्त कैंसर है, तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। उसके बाद में 190 नंबर प्रश्न है, VCG का टीका किसके विरुद्ध बचाव का साधन है, तो किसके विरुद्ध बचाव का साधन है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध। उसके बाद में 191 नंबर है, मोनोटेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो मोनोटेक्स ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए किया जाता है। उसके बाद में 192 नंबर प्रश्न, शरीर पर ओस की बूंदों की तरह से संरचना किस वायरस द्वारा बनाई जाती है, तो वेरिसेला वायरस द्वारा बनाई जाती है। 193 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था, तो सर्वप्रथम सिक्रिएटिन हार्मोन खोजा गया था। उसके बाद में हमारे पास 194 नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन की प्रकृति होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन स्त्रावित करती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 195 नंबर प्रश्न है, FSH तथा LH हार्मोन दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, दोनों हार्मोन गोनोडोट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं। 196 नंबर प्रश्न है हमारे पास, महाकायता व अग्राती कायता किस कारण होते हैं, तो किस कारण होते हैं, पीयूष ग्रंथि के अतिस्त्रावण के कारण होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 197 नंबर प्रश्न है, ICSH हार्मोन किस पर क्रिया करता है, तो किस पर क्रिया करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर क्रिया करता है। उसके बाद में हमारे पास 198 नंबर प्रश्न है, एग्रोमिगेली किसके कारण होती है, तो एग्रोमिगेली STH हार्मोन की अधिकता से होती है। उसके बाद में 199 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पैराथायराइड हार्मोन के साथ क्रिया करने वाला विटामिन है, तो पैराथायराइड हार्मोन के साथ क्रिया करने वाला हार्मोन कौन सा है, कैल्सिफिरोल। उसके बाद में हमारे पास 200 नंबर प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि भ्रूण के किस स्तर से बनती है, तो थाइमस ग्रंथि भ्रूण के एंडोड्रम से बनती है। उसके बाद में हमारे पास मेलाटोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। 202 नंबर प्रश्न है,
3F वाली ग्रंथि कहलाती है। तो 3F वाली ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। ये 203 नंबर प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है तो किसके द्वारा? एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित होता है, अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है। 204 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। 209 नंबर प्रश्न है हमारे पास, थायराइड ग्रंथि का नियमन प्रभाव होता है। तो थायराइड ग्रंथि किसका नियमन प्रभाव है? वसा उपापचय में काम आती है। उसके बाद में 206 नंबर प्रश्न है, मानव के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? अधोष चेतक में पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 207 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका का लुप्त विभव होता है तो तंत्रिका का लुप्त विभव कितना होता है? -70 होता है। उसके बाद में 208 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका आवेग की शुरुआत किसकी गतिविधि से होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तंत्रिका आवेग की शुरुआत किसकी गतिविधि से होती है? सोडियम की गतिविधि से होती है। उसके बाद में हमारे पास मस्तिष्क का वह भाग जो पेशीय गतिविधि से संबंधित है तो मस्तिष्क का वह भाग जो पेशीय गतिविधि से संबंधित है कौन सा? अनुमस्तिष्क होता है। उसके बाद में 211 नंबर प्रश्न, पीयूष ग्रंथि का उद्गम होता है किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म द्वारा होता है। उसके बाद में 212 नंबर प्रश्न है, बोनापन किस ग्रंथि की विकृति से होता है? तो बोनापन पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। उसके बाद 213 नंबर है, अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो अंडोत्सर्ग के लिए LH हार्मोन उत्तरदायी होता है। 214 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वयस्क में छोटी हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि छोटी हो जाती है। 215 नंबर प्रश्न है, वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम या फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है। 216 नंबर प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम स्त्रावित होता है किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम स्त्रावित करता है। क्या स्त्रावित करता है? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करता है। 217 नंबर प्रश्न है, रक्त दबाव किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 218 नंबर प्रश्न है, अंड जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है तो अंड जनन के लिए FSH हार्मोन उत्तरदायी होता है। उसके बाद में 219 नंबर है, शुक्राणु जनन की क्रिया का नियंत्रण करता है कौन करता है? FSH हार्मोन शुक्राणु जनन की क्रिया नियंत्रित करता है। 220 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है जो अपने स्त्राव को पहले संचित करती है तथा बाद में छोड़ती है? तो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। 221 नंबर प्रश्न है, सोडियम आयन का अवशोषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सोडियम आयन का अवशोषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 222 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन एंजाइम की तरह कार्य करता है? रेनिन। 223 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि बनती है? तो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। उसके बाद 224 नंबर प्रश्न है, शरीर में सोडियम की मात्रा का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? एड्रीनल कोर्टेक्स द्वारा नियंत्रित होता है। 225 नंबर प्रश्न है, कुशिंग का रोग किस ग्रंथि से संबंधित होता है? तो कुशिंग का रोग एड्रीनल कोर्टेक्स द्वारा होता है। उसके बाद 226 नंबर प्रश्न है, वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है तो उसका क्या नाम है? थायरोकैल्सिटोनिन। उसके बाद 227 नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपो जो थैलेमस होता है वो पीयूष ग्रंथि के को नियंत्रण करता है, इसलिए इसको हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 228 नंबर है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? स्तन ग्रंथियों से दूध के स्त्रावण व इसकी कार्यशीलता को बनाए रखता है। उसके बाद 229 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के हार्मोन के संविधान स्थित होते हैं। तो प्रोटीन के हार्मोन के संविधान कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका की सतह पर। 230 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वेसोप्रेसिन किससे संबंधित है? तो वेसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र के सांद्रण से संबंधित होता है। 231 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है। तो ग्लाइकोजन एकत्रित किस में रहती है? यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है। 232 नंबर प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण किस में होता है? यकृत में होता है। 233 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन
में उभयनिष्ठ तत्व है? तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व उभयनिष्ठ है? तो दोनों के अंदर पाया जाने वाला तत्व Fe या फेरस या लोहा होता है। 234 नंबर है, दुग्ध प्रोटीन है। तो दुग्ध प्रोटीन किसे माना जाता है? कैसिन को माना जाता है। 235 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन का रासायनिक रूप, इंसुलिन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन है। 236 नंबर, मानव शरीर में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। 237 नंबर है, सुक्रोज मिलता है। सुक्रोज किस में मिलता है? गन्ने में मिलता है। उसके बाद 238 नंबर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, त्रिबलन कपाट पाए जाते हैं। तो त्रिबलन कपाट दाएं आलिंद व दाएं नील्य में पाए जाते हैं। और द्विबलन पूछे तो वो पाए जाते हैं बाएं आलिंद और बाएं नील्य में। उसके बाद में हमारे पास 239 नंबर प्रश्न है, हृदय स्पंदन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन है। तो हृदय स्पंदन को उद्दीपित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनलिन। 240 नंबर प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाते हैं। 241 नंबर प्रश्न है, कीटोन काय निर्मित होती है? किस में? यकृत में। 242 नंबर प्रश्न है, नेफ्रॉन में जल के पुण्य अवशोषण का नियंत्रक है। तो नेफ्रॉन में जल के पुण्य अवशोषण का नियंत्रण कौन करता है? वेसोप्रेसिन करता है। 243 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लैंगरहैंस के द्वीप में सर्वाधिक कौन सी कोशिका पाई जाती है? जो लैंगरहैंस के द्वीप है वो किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय में। उसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे ज्यादा जो कोशिका पाई जाती है वो बीटा कोशिका होती है। 244 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन किससे संबंधित है? डायबिटीज से। उसके बाद में 245 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन का अणुभार कितना होता है? तो इंसुलिन का अणुभार कितना होता है? 6000 होता है। 246 नंबर प्रश्न है, मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है? तो मूत्र की सांद्रता का नियमन ADH हार्मोन करता है। उसके बाद में 247 नंबर प्रश्न है, रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाएं कहलाती है? तो रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाएं एंडोथीलियम कोशिकाएं कहलाती है। उसके बाद 248 नंबर, मनुष्य के हृदय में कितनी संकुचन गांठें होती है? तो कितनी होती है? 2 होती है। 249 नंबर प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज से संबंधित है? तो विलियम हार्वे रुधिर परिसंचरण की खोज से संबंधित है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारे पास 250 नंबर, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी, तब तक धन्यवाद।